नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे फेज के चुनाव के लिए वोटिंग अभी जारी है। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस फेज में कुल 889 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। मोदी सरकार के भी 4 मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी रण में हैं। और इन सबके बीच बंगाल में बम्पर वोटिंग की खबर मिल रही है। शाम 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में 70.19% मतदान हो चुका है। झारखंड में 54.34%। हालांकि दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक वोटर टर्नआउट 50% को पार नहीं कर सका है। तो एक तरफ छठे फेज के लिए वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ 7वें फेज के लिए जद्दोजहद शुरू है। आज प्रधानमंत्री ने 4 रैलियां की, तो प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में रोड शो करने वाली है। इसके साथ ही हमारे साथ जो मेहमानों का खास पैनल जुड़ा है, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा और आज के बयानों पर हम बातचीत करने वाले हैं। वार पलटवार क्या हुआ है, पहले वो देख लीजिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पता है वो क्यों मुजरा का बात बोले हैं? अभी अभी मंडी से आए हैं, उनकी आत्मा जो है ना मंडी में ही रह गई थी। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में भाषण दिए हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे? मोदी जी शायद कभी कभी मंच पर आप ये भूल जाते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोर्ट नहीं है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। 310 हार गए, बीजेपी सफाचट। ये वो पार्टी है जो अगर खालिस्तानियों तक से फंडिंग ले रही है। मेरे लिए कुछ अनपेक्षित नहीं है कि अगर पाकिस्तान से इनके समर्थन में जूझ हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, जो उन्हें थपथपाता है, उनको मदद करता है। शर्म आनी चाहिए, देश के दुश्मनों की गोद में बैठा है। आइए चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों से मेरी अपील है जिनके इलाके में आज वोटिंग जारी है, अभी तक अगर आप वोट नहीं डाल पाए हैं तो जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलिए और बिल्कुल पास के पोलिंग बूथ में जाइए, मतदान जरूर कीजिए, इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए, तभी अच्छी सरकार आप चुन पाएंगे। बहरहाल अब बातचीत की मैं शुरुआत करना चाहूंगा और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से। अभिनंदिता माथुर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अतुल जी, बातचीत की शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा करारा हमला आप लोगों पर किया है। मैं बयान कोट करके आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अगर अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है वो करें, वहां जाकर मुजरा करना है वो भी करें। मैं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के लिए जब तक जान है खड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। तो मेरा सवाल मोदी जी से यह है कि मोदी जी, जब आपके 5-5 सांसद
5 सांसद अरुण गोविल से लेकर लल्लू सिंह से लेकर अनंत हेगड़े से लेकर दिया मिर्जा से लेकर इन लोगों ने, ज्योति मिर्जा से लेकर इन लोगों ने जब संविधान बदलने की बात कही तब आपने उनको टोका क्यों नहीं, आपने उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया, आपने उनका कैंडिडेचर कैंसिल क्यों नहीं किया। रही बात, तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री है 70-75 साल में जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को मटिया मेट नहीं मिट्टी में मिला दिया है। इनका नाम जो है वो काले अक्षर से लिखा जाएगा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। काफी तीखी नोकझोंक हुई 70 साल में विपक्ष में और पक्ष में, सत्ता पक्ष में, लेकिन इस तरह से अपनी गरिमा को कभी किसी ने भंग नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी से पता चलता है कि आंखों की शर्म इन्हें बची नहीं है और ये शर्मा जी इस्तेमाल कर सकते हैं। के शर्मा जी, आपके सबसे बड़े नेता मोदी जी और उनके बारे में कह रहे हैं अतुल जी कि उन्होंने तो अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है मुजरा करना, ये हिंदी साहित्य की, आज जो विपक्ष के ऊपर बहुत सटीक उपयोग किया है उसका, ये वाकई मुजरा कर रहे हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए जिस नीचे स्तर तक गिर सकते हैं उस नीचे स्तर तक ये गिर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि जाइए मुजरा कीजिए उनके सामने, और तो आप कुछ कर नहीं सकते। देश ने किसी लायक छोड़ा नहीं है आपको, इस हैसियत का भी नहीं छोड़ा है कि प्रतिपक्ष के नेता भी आप बन पाए, इतनी सीटें भी आपके पास नहीं है। तो आप जो मुजरा कर रहे हैं, आप जो वहां मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं, वो सारा देश देख रहा है। आप तो, आपके नेता कह रहे हैं ना कि हम जो है 50% से आरक्षण बढ़ा देंगे, तो आप कैसे बढ़ा देंगे? उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना। आप तो कहते हैं कि संविधान संशोधन ये भाजपा करेगी, आप कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे, और आप पहले भी संविधान संशोधन कर चुके, जो है संविधान का अपमान कर चुके हैं, और अभी भी आपको 50% के ऊपर जाना होगा तो आपको संविधान का जो है संशोधन करना होगा। और अभी अभी हाईकोर्ट ने इनको जो तमाचा मारा, हाईकोर्ट उसने विपक्ष को, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, उसने तो बता दिया ना कि किस ढंग से पिछले दरवाजे से ओबीसी, दलित और जो है आदिवासी के कोटे पर ये लोग मुसलमानों को भर रहे हैं। ठीक है अतुल जी, किस ढंग से मुसलमानों को जो है पीछे से मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, इनकी औकात इन मुसलमानों के सामने की राजनीति करते हैं और इसीलिए इतना करारा प्रहार किया गया है बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। जल्दी से छोटे में जवाब आप देना चाह रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं मोदी जी का ही जवाब देता हूं। कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में किस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे, और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहां भी समाज के और वर्गों में जातियां नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, वहां पर बैकवर्डनेस, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी है, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देखा। अभी देखो, चलिए दूसरा एक ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है शर्मा जी, अगर आप सुन पाए हो के शर्मा जी जो ऑडियो क्लिप ये सुना रहे हैं, अगर आप जवाब देना चाहते हैं जल्दी से, उसके बाद अभिनंदिता जी के पास। अभी बताओ मोदी जी मुजरा कर रहे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। अभी बताओ मोदी जी मुजरा कर रहे हैं क्या? मोदी जी मुजरा कर रहे थे क्या? आप शर्म नहीं आती? एक बार मुझे बता दीजिए क्या कह रहे थे? क्या बोला? आप सवाल पूछ लीजिए। अरे मुजरा करने वाले जो आप कहना चाहते हैं सवाल पूछ लीजिए। चुप कर मुजरा। अरे मुजरा करने वाले बंद रहे, जबान बंद रखते हैं। मुजरा करने जी बीच में चिल्लाते नहीं। मुजरा कर रहे थे क्या? मोदी जी ने मुजरा किया क्या? आप बता दें क्या देवेंद्र फडणवीस ने मुजरा किया क्या? महाराष्ट्र सवाल आपने क्या पूछा भाई अतुल जी? एक बार सवाल पूछिए ना, कह रहे हैं के शर्मा क्या पूछ रहे हैं आप उनसे? नरेंद्र मोदी दोनों मुजरा कर रहे थे क्या? ये भाषा होती है और संविधान संशोधन और संविधान बदलना, इसका अंतर नहीं समझता है क्या? ज्ञान के नाम से आप आखिरी लाइन में खड़े थे क्या? जब भगवान ज्ञान बांट रहा था तो आखिरी लाइन में खड़े थे क्या बीजेपी के सब लोग? संशोधन और संविधान बदलना समझता नहीं है क्या? सुनिए अखिलेश जी,
अखिलेश जी मेरा इतना कहना है, आप इनकी वो क्लियर नहीं हो रही है आवाज मुझे यहाँ पर, आप मुझे बता दीजिए क्या नहीं, प्रश्न है, मैं इन्होंने तुरंत कोई जवाब ऑडियो क्लिप ये सुना रहे थे अतुल जी, तो वो स्पष्ट तौर पे मैं भी नहीं सुन पाया हूं क्योंकि वो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। इसीलिए अतुल जी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस क्लिप को छोड़िए, आप पूछना क्या चाह रहे थे आप जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। मोदी जी अपने इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मैंने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मैंने खुद दिया है। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में महाराष्ट्र के ये कह रहे हैं मैंने 52 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया। तो मेरा सवाल ये है कि आप मुजरा कर रहे थे क्या वोट के लिए आप इतने स्तर तक नीचे गिर रहे थे? शर्मा जी जवाब, छोटा सा जवाब जल्दी से। ऑडियो वीडियो एविडेंस है। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि साहब सुन भैया चुप रहना यार, ये मुजरा खाना के सामने लोग चिल्ला हाथ लगाते हैं, वैसा हाथ मत लगाना। मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई ये है जो उसके आरक्षण के उपयुक्त हैं वो उनको आरक्षण मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पिछले दरवाजे से ऐसे लोगों को आपने आरक्षण दिया जो उसके अधिकारी नहीं थे, तभी तो हाई कोर्ट के जज ने आपको फटकार लगाई और 2010 से जो है सारे जितने आरक्षण के उसको कैंसिल किया है। आपने उस चोरी दरवाजे से जिन मुसलमानों को तुष्टिकरण के लिए लेके आए, हम तो ये कह रहे हैं कि अभिनंदिता जी मैं इसी पे अभी थोड़ी बातचीत करना चाह रहा हूं, फिर अगले विषय की तरफ बढ़ूंगा। जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा था, उसका एक तरीके से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस पर जवाब देना चाह रही हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? ये कौन सी डेफिनेशन से इसको करारा जवाब कहेंगे? एक्चुअली ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और काफी अजीब सी चीज उन्होंने बोल दी है। जब वो भाषण देते हैं तो हमें लगता है अरे ये हद पार हो गई है, अगला भाषण वो देते हैं उससे और नीचे गिर के बात करते हैं, इतनी गंदी बात करते हैं। आई डोंट नो कि ये देश आगे वो कैसे ले जाने, कौन सी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उन्होंने पढ़ी है, भगवान की ये क्या क्या वो बोलते रहते हैं। देखिए बहुत सीरियस बात है ये, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट, मतलब अभी कभी कभी तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है मोदी जी के भाषणों पे। बात यह है कि मोदी जी के कान और आंखें जो हैं इस टाइम बिल्कुल बंद हैं। जब युवा नौकरी की बात करता है तो ये पकौड़े की बात करते हैं, जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं ये दूसरी तरफ मुजरे की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए मैडम, मैं आऊंगा, बात खत्म करने दीजिए, समय दूंगा मैं, उस पर अपनी बात रखिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए मुजरा शब्द से आपको आपत्ति है, ये कह रही है ना आप? लेकिन आज जी हाँ बिल्कुल आपत्ति है, और ना तो मैं एक लाइन उसमें जोड़ दे रहा हूं। मुझे सिर्फ शब्द से आपत्ति नहीं है, मुझे उनकी नियत से आपत्ति है। तो अब ये बताइए, एक मिनट आपत्ति है, सुन लीजिए, मुझे उनके ये जो सुन तो लीजिए अभिनंदिता जी, मैं पूरा समय दूंगा, आप ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला, पूरा समय दूंगा, लेकिन मुझे सवाल पूछने दीजिए। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि पीएम मंडी से आए हैं इसलिए मुजरा की बात कर रहे हैं, क्या यह सही है? मैंने ये कमेंट सुना नहीं है, मैं सुन के बता सकती हूँ, सॉरी मैं फील्ड पर ही थी, लेकिन मैं आपको फील्ड की बात जरूर बता सकती हूँ। कोट कर रहा हूँ ना, मैं कन्हैया कुमार का बयान कोट कर रहा हूँ। अगर कन्हैया कुमार ने ऐसा बोला है तो गलत है कि सही, ये बताइए मुझे। मुझे तो इस बात का मीनिंग भी नहीं समझ आया है कि उसका क्या मतलब। मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, वो बयान हमने आज कार्यक्रम के शुरुआत में सुनाया, इतनी अजीब अजीब शब्दों का। हाँ वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार, मैं कोट कर रहा हूं उसको, शब्दशः बता रहा हूं, पीएम मंडी से आए हैं इसलिए मुजरा की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आया इसका मतलब, तो वो जरूरी नहीं है मेरे लिए। देखिए अभी भी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम एक मिनट रुक जाइए, पीएम नरेंद्र मोदी ऐसी अजीब अजीब उल झुलूल बौखलाहट पने की बातें करते हैं जिससे कि आप और मैं असली मुद्दों पे बात ना कर पाए। आप इस बात को प्लीज समझिए। उनको उनका एजेंडा क्या, देखिए जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने थे विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्होंने अपने नाम का ही कोट पहन लिया था, ठीक है, जिसमें सब जगह नरेंद्र मोदी लिखे है। धीरे धीरे करके ना वो जो ऑब्सेशन है वो इतना बढ़ गया है कि देश के लिए वाकई खतरा है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर के, कौन है कन्हैया ने क्या बोला, डजंट मैटर। आप ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है, आप तुरंत समझ गए। लेकिन कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं, मैंने 2-3 बार आपको सुनाया भी, मैं वो बाइट दोबारा प्ले करने को भी तैयार हूं, लेकिन आप नहीं समझ पा रही हैं, इसे हम कैसे देखें? प्रदीप जी मीनिंगलेस बात है वो कन्हैया कुमार। ठीक है, आता हूं अभिनंदिता जी, प्रदीप जी कुछ बोल नहीं पाए बहुत देर से, पर उनका ठीक है उनकी प्रतिक्रिया लेने दीजिए। नरेंद्र मोदी, प्रदीप जी, और एक और बात,
ठीक है, आता हूं प्रदीप जी। नहीं, देखिए अखिलेश जी, एक तो जो शब्द इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, जो अभी जिस अर्थ में उसकी चर्चा हो रही है, अगर उस अर्थ में इस्तेमाल किया है तो उसको नहीं करना चाहिए था, उनको बचना चाहिए। लेकिन मुजरा शब्द का वही अर्थ नहीं होता है। मुजरा शब्द का अर्थ जो है अवलोकन भी होता है, और कविता का एक हिस्सा है, राम झरोके बैठकर जग का मुजरा ले, तो उस अर्थ में वहां पर मुजरा नहीं इस्तेमाल किया गया। एक शब्द को कई अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव के समय ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से प्रधानमंत्री को बचना चाहिए। ये तो हार की बौखलाहट है सर। आरक्षण की बात जहां तक हो रही है, अरे मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया बोल लेने दीजिए। आरक्षण की बात जहां तक है, पिछड़ा वर्ग को मुस्लिम कोटे से आरक्षण देने का, देखिए किसी को एतराज नहीं था। प्रधानमंत्री का जो अतुल जी ने बयान सुनवाया कि गुजरात में 70 जातियों को, मुस्लिम जातियों को हमने ओबीसी में शामिल किया, तमाम राज्यों ने किया है, ये सच्चाई है। एतराज कहां से शुरू हुआ? एतराज शुरू हुआ जब कर्नाटक की सरकार ने सभी अगड़े पिछड़े सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। वहां से शुरू हुआ कि ये तो फिर धर्म के आधार पर आरक्षण हो गया, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। मुस्लिम समाज में अगर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको पिछड़ा वर्ग के कोटे से आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें तो गुजरात सहित जो है तमाम राज्यों की सरकारें हैं जो दे रही हैं, उस पर किसी को एतराज नहीं है। जो पश्चिम बंगाल ने किया, कौन पिछड़ा है ये तय करने का अधिकार पिछड़ा वर्ग आयोग का है। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही कहा है कि भाई ये आयोग तय करेगा, ये सरकार नहीं तय करेगी। ठीक है। अब तो चर्चा को आयोग से सलाह नहीं लिया, आयोग को सूचना नहीं दी, और अपने मन से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है लोगों को शामिल करना। आगे और विस्तार से इस पर हम बात करने वाले हैं। अतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास भी आऊंगा। के शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और चूंकि ये सेगमेंट छोटा है, इसलिए राजनीतिक मेहमानों के पास ना जाकर सीधे प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इसके आगे जब सेगमेंट ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा तो बाकी पॉलिटिकल गेस्ट के पास में जाऊंगा। जरा मुझे यह बताइए, ये इस बार विमर्श में आरक्षण वाला मुद्दा कहां से आ गया? क्या लालू यादव ने जो धार्मिक आधार पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण की पैरोकारी कर दी थी, उसके बाद से यह मसला गर्म हो गया? नहीं, ये मुद्दा शुरू हुआ जब बीजेपी का नारा जो 400 पार का है, उसका जवाब जब विपक्ष के पास नहीं था, लगातार उस नैरेटिव में फंसता जा रहा था, तो विपक्ष ने एक अभियान चलाया। ये 400 पार इसलिए चाहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर। वहां से ये मुद्दा फिर बीजेपी जो है इस पर कुछ समय के लिए डिफेंसिव हो, उसे लगा ये नीचे तक मुद्दा अगर गया तो उसका नुकसान हो। तो उसके जवाब में फिर बीजेपी ने शुरू किया कि हम किस लिए चाहते हैं 400 का, जिससे ये पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को न दे सके, जिससे ये राम मंदिर पर जो प्रधानमंत्री का बयान है कि राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके। तो ये इस तरह का अभियान फिर बीजेपी ने एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया। फिर दोनों तरफ से इस मुद्दे पर, दोनों तरफ के लोगों को लगा कि इस मुद्दे पर ट्रैक्शन मिल रहा है, ये मुद्दा लोगों में चर्चा का विषय बन रहा है। एक लगातार जो है जी प्रदीप जी, मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि आरक्षण के आड़े दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और जनता को कंफ्यूज करने का प्रयास है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। आरक्षण एक इतना संवेदनशील मुद्दा है, कोई पार्टी इसके खिलाफ बोलना तो दूर, बोलती हुई भी दिखना नहीं चाहती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रदीप जी। हमारे साथ तमाम दलों के नेता लगातार जुड़े हुए हैं, और के शर्मा जी, अब आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। सवाल यही, आखिर राजनीति के केंद्र में जब विकास है तो बाकी सारे शब्द कैसे आ जाते हैं विमर्श के केंद्र में? नहीं, देखिए, इस विमर्श में इसलिए आते हैं क्योंकि विपक्ष जब हताश निराश होकर ऐसी बातें करने लगता है और ऐसे एजेंडे लेके सामने खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें आती हैं। अखिलेश जी, जो विपक्ष जो है इस समय, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जिस ढंग से यहाँ मुजरा कर रहा है, यहाँ के मुसलमानों पर कितना असर होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जरूर हमारे एक देश जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, वहाँ के मुसलमानों पे बहुत असर हो रहा है इनके मुजरे। क्या बोल रहे हैं? और यही कारण है कि कुछ दिन पहले आपने फवाद चौधरी को वहाँ से, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
अरे चुप रहो यार। आई एम रियली सॉरी, ये कैसी अजीब बातें अभी कर रहे हैं आप घबराइए कैसे दे सकते हैं अजीब बातें करने की, बौखलाहट की बातें करने की। अभिनंदिता जी, ये मेरे ख्याल से जो मुस्कुरा तो हम रहे हैं, आप लोग चौधरी की तरफ से जो एक्सपोस्ट पर डाला गया था, बौखलाए हुए आप लोग हैं। बट आई एम वेरी सॉरी, एज अ वुमन मैं ये अलाउ नहीं कर सकती हूँ आपको, एज अ देशभक्त मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ कि हमारे देश के इलेक्शन व्यवस्था के लिए आप ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं। आप होती कौन है? ये आप कैसे अपने बच्चों को फेस करते हैं रोज? अखिलेश जी इनको बंद करें। मतलब हम देश के नागरिक हैं, बीजेपी को इतनी बुरी तरह हारने वाली है ना इस बात, क्योंकि आप अजीब, आप हमसे नौकरी के बारे में बात करिए, आप नौकरी के बारे में बात करिए, आप महिला सुरक्षा के बारे में बात करिए, आप मणिपुर के बारे में बात करिए, आप महंगाई के बारे में बात करिए, आप गरीबी के बारे में बात करिए। ये क्या लगाया हुआ है आपने मुजरा पाकिस्तान? अभिनंदिता जी, मैं जो समझ पाया हूँ, फवाद चौधरी ने जो एक्स पोस्ट पर लिखा था केजरीवाल जी के, जो उन्होंने ट्वीट किया था उसको कोट करते हुए कि शांति और सद्भावना ही नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी, उस पर शायद मेरे ख्याल से के शर्मा आपको घेर रहे हैं। भाई कोई कहीं कुछ नहीं वो घेर क्या, घेर चुके हैं। मुद्दा वो नहीं है, ये पाकिस्तान, मतलब ये कि प्रधानमंत्री मुजरा बोलेंगे। नहीं अखिलेश जी, मुझे अखिलेश जी मेरा समय मत लीजिए, अखिलेश जी मेरा समय मत लीजिए। अच्छा ठीक है, के शर्मा जी आप बोल लीजिए पहले जल्दी से, उसके बाद अभिनंदिता जी जवाब दीजिएगा, बारी बारी से दोनों एक साथ चुप कराइए जल्दी से। के शर्मा जी देखिए उनको पसंद, जो स्वाति मालीवाल को जो है सरेआम ने पीट रहे हैं, ये महिला अस्मिता की बात कर रही हैं, शर्म आती है इनको? सरेआम सीएम के निवास में उसको पीटा जा रहा है एक महिला को, इनकी बोलती बंद रहती है? कहां चली जाती है इनकी शर्म? ये अपने आप को महिला बैठ के यहां प्रवक्ता बता रही हैं। यदि महिला प्रवक्ता है तो उसी दिन विरोध किया होता अरविंद केजरीवाल का। एक महिला को सरेआम पीटा जा रहा है सीएम आवास पे। और आज जो फवाद चौधरी ने कहा है, जो पहले राहुल गांधी की प्रशंसा के गीत गा रहे थे फवाद चौधरी, आज जो है वो अरविंद केजरीवाल के गीत गा रहे हैं। पाकिस्तान के सपोर्ट से जीतेंगे अरविंद केजरीवाल, यहां पाकिस्तान को खुश कर रहे हो। देश के इन्हीं के नेता कहते हैं कि एटम बम पाकिस्तान के पास है। ये इनका विपक्षियों का ये दायरा है कि धमका रहे भारत को एटम बम के नाम पर, पाकिस्तान के एटम बम के नाम पे, और शर्म तक नहीं आती। जवाब दीजिए अभिनंदिता जी। यहां पर बैठ के यहां पर ज्ञान दे रही हैं अरविंद चौधरी। क्यों बोला अरविंद चौधरी को, क्यों समर्थन किया है फवाद चौधरी ने, और क्यों राहुल गांधी की प्रशंसा फवाद चौधरी कर रहे हैं? जवाब दीजिए अतुल जी। मेरे ख्याल से अभिनंदिता जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा हम उनको यही तो मुस्लिम तुष्टिकरण की पहचान। अतुल जी जवाब दीजिए, पाकिस्तान से इतनी तारीफ क्यों हो रही है आप लोगों की? के शर्मा कह रहे हैं ये इनको मुझे पता था, मुझे पता था कि फवाद चौधरी का बयान, अपेक्षा करता हूं कि मैंने जितना शांति से सुना है उतने शांति से भी ये सुनेंगे, उतने शांति से ये सुनेंगे। सच बात कहूंगा, शांति से सुनेंगे, और आप भी बीच में टोकेंगे नहीं 1 मिनट के लिए। बोलिए जल्दी बोलिए सर। हाँ आज अभी जो है अवलोकन यानी मुजरा होता है, तो मैं ये प्रदीप जी जो मुजरा कर रहे थे उसका जवाब पहले दे देता हूं कि आज से हम गोदी मीडिया को मुजरा मीडिया कहते जाएंगे, क्योंकि अवलोकन यानी मुजरा होता है। तो प्रदीप जी को मैं ये बता दूं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा से लेकर लल्लू सिंह से लेकर अरुण गोविल ने सबने कहा 400 सीटें क्यों चाहिए, संविधान बदलने के लिए चाहिए। तो ये जो मुजरा कर रहे थे, ये मुजरा नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही मुजरा ऐसा है। तो अभी ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रदीप जी, तो हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बेवजह जाके फुकट की बिरयानी खा के नहीं आए बिना बुलाए, और ISI को बुलाने का कुकर्म और पाप जो है ना कभी नहीं किया, और पाकिस्तान को जहां मिले वहां मारा है। आप तो चाइना का चर्न लेने से डरते हो, दूरबीन लेके भी दिखता नहीं चाइना, पूरा घुस गया अंदर। सोनम वांगचुक को जवाब देते हो क्या? 144 लगाकर डर आ जाएगा सामने में, कितनी जगह लिया है। अभिनंदिता जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। किया था, उसके स्मारक को भी तोड़ दिया है। ठीक है, 26 जरा उनको जवाब देने दीजिए, जो पेट्रोलिंग पॉइंट जो जोड़ दिए हैं, और यहां मुजरा चल रहा है। ठीक है अतुल जी, आपकी बात हो गई। हाँ अभिनंदिता जी, मुजरा मीडिया। देखिए आधी बात तो मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी अभी, आप एक बार प्रश्न दोबारा पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं, के शर्मा कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की तारीफ से आप लोग जीतेंगे? मतलब हम देखिए यही बात है कि ऑफ कोर्स नहीं जीतेंगे, और हमारा उससे कोई लेना देना भी नहीं है। हम जीतेंगे क्योंकि हमारे में एक पढ़ी लिखी इमेज है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बेसिक बुनियादी चीजों पे काम कर रहे हैं। इस देश को स्वाति मालीवाल पे पूछ लीजिए अखिलेश जी, स्वाति मालीवाल पे पूछिए इनसे।
जो एक महिला को जो पीटा है उसके संदर्भ में जवाब देंगे। बीजेपी के किसी स्वाति भी मालीवाल को मर्द बोले ना, महिला अस्मिता की बात कर रही थी। बीजेपी के किसी भी मर्द को मैं बिल्कुल भी जेंडर महिला अस्मिता की बात करने वाली, इनसे पूछिए स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा है। कोई लोकस ही नहीं है बात करने का, ठीक है। अभी आप जेंडर रिलेटेड ही कर रही थी। चुप कराइए जरा, बारी बारी से समय नहीं। अभिनंदिता जी पहले बताइए ना, प्रदीप जी से स्वाति मालीवाल पे आपकी बोलती क्यों बंद है? स्वाति मालीवाल पे बोलती क्यों बंद हो जाती है? अभिनंदिता जी जल्दी से, मैडम जल्दी, समय नहीं। आप इनको म्यूट कर देखिए, या तो आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए ना, बोलिए जल्दी बोलिए। मुझे प्रदीप जी से क्लोजिंग कमेंट लेना है, चूंकि इन पर व्यक्तिगत हमला किया अतुल जी ने। जल्दी से देखिए, मैं यही बोल रही हूँ, एक सिंपल बात ये है कि बीजेपी के पास या मोदी जी बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है इस देश को आगे ले जाने का। जब हम उनसे पूछते हैं कि हमारे अगले 5 साल कैसे होंगे, ठीक है। अब मैं इस तूतू में से बाहर आता हूँ, कार्यक्रम में अब समय नहीं है। प्रदीप जी, आप पर जो अतुल जी कह रहे थे उनका जवाब आप देना चाहेंगे? हवाबाजी कर रहे हैं, शब्द जिसकी आपने परिभाषा रखी उससे उनको बहुत आपत्ति है। थोड़ा मतलब हाँ, ठीक है। अखिलेश जी, ऐसा है कि अतुल पाटिल की अज्ञानता के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर उनको शब्द के अर्थ नहीं मालूम है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये नहीं पता है, प्रधानमंत्री से हमें सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब मुद्रा फिर से मुझे मत कीजिए। प्रदीप जी को बोलने दीजिए प्लीज, प्रदीप जी की आवाज सिर्फ। प्रदीप जी को बोलने दीजिए। नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, तब वो व्यक्तिगत हमले पर आता है। वही अतुल पाटिल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा, जनता से इस अपील के साथ कि अगर आपके इलाके में भी आज मतदान जारी है तो थोड़ा समय अभी बचा हुआ है, जल्दी घर से बाहर निकलिए और वोट डालने जरूर जाइए। देखते रहिए एबीपी न्यूज।